अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और अक्टूबर शुरू हो गया है जी। ये साल ख़त्म होने में सिर्फ़ 2 मंथ्स रह गए हैं और हम दुआ करते हैं, हम विश करते हैं कि आप सबके ये 2 मंथ्स आगे जो रह गए हैं और बल्कि आज का ये अक्टूबर मिला के 3 मंथ्स रह गए, ये अच्छे गुज़रे और नया साल जो है वो भी बहुत अच्छा हो। लेकिन बहरहाल नया साल आने में अभी काफ़ी दिन है, तो हम इसलिए अपनी न्यूज़ की तरफ चलते हैं और हम आपको बताते चलें कि जी पाकिस्तान के विज़िट पर आए हैं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान के 3 दिन के विज़िट के लिए आए हैं और शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं आजकल, जी हाँ, उन्होंने रिसीव किया और कहा यह जा रहा है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं या दोनों कंट्रीज के लोग जो हैं वो मिलकर बात करेंगे और पाकिस्तान और मलेशिया के बीच में रिलेशंस को मजीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस जो हैं वो बेहतर से बेहतर हों। बहरहाल ये तो खैर एक बात थी, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने सोचा होगा कि चलो जी कोई तो आया आखिरकार, वरना तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जो है बहुत कम ऐसा होता है कि कोई आए या खास तौर पे कोई प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के विजिट पे कम ही आते हैं, लेकिन अगर कोई आ गया है तो बड़ी अच्छी बात है। एक न्यूज़ और जो सोशल मीडिया पर चल रही है, कहाँ तक सही है वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, सुनने में ज़रूर आया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो बातचीत चल रही है, यानी कि उनके जो इस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से पाकिस्तान के साथ वो अपने रिलेशंस को अच्छा करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि जो कुछ 71 में हुआ उसके लिए पाकिस्तान जो है वो माफ़ी माँगे या पाकिस्तान जो है वो शर्मिंदा हो। तो अगर ऐसा कुछ उन्होंने कहा है तो मैं ये बता दूँ कि हम तो उन उन लोगों में से हैं, यानी पाकिस्तानी उन लोगों में से हैं जो अपनी गलती ही नहीं मानते, तो फिर माफ़ी किस बात की? यानी जब हम अपनी गलती को मानेंगे तभी तो हम माफ़ी माँगेंगे या तभी तो हम अपने आप को करेक्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि हमने जो कुछ भी किया हमने ठीक किया, चाहे वो 71 में हो या चाहे वो कभी भी हो। तो इसलिए अगर कोई भी बांग्लादेश में इस खुशफहमी में है कि पाकिस्तान अपने रिलेशंस बेहतर करने के लिए जो है बांग्लादेश से या किसी भी दूसरी कंट्री से ये कहेगा कि जी हमसे गलती हो गई, हमका माफ़ी दे दो, तो जी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो इसलिए आप लोग भूल जाइए। और वैसे ये गाना बड़ा अच्छा है बच्चन साहब का। मैंने देखा था अभी थोड़े दिन पहले किसी मूवी में, मूवी तो बहुत ही थकी हुई थी, बहुत ही थक्कड़ मूवी थी, लेकिन सॉन्ग अच्छा था। खैर कोई बात नहीं, होता है, होता है। तो मैं ये बता रही थी कि कहाँ पे थी मैं? हाँ, बांग्लादेश में थी मैं, सॉरी। मैं वापस आती हूँ बांग्लादेश से वापस इस्लामाबाद और मैं आपको ये बता रही थी कि बहरहाल दोनों कंट्रीज़ बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो एक साथ साथ काम करने के लिए, एक साथ बात करने के लिए, अपने रिलेशंस को ठीक करने के लिए तैयार हैं। अगर अखंड भारत बनने की बात की जाती है, बार-बार भारत में कहा जाता है जी हम अखंड भारत बनाएँगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो फिर हम भी एक वो अखंड पाकिस्तान क्यों ना बना लें? बांग्लादेश से कहते हैं आइए जी, दोबारा आप हमारे साथ शामिल हो जाइए और वो बांग्लादेश वाला फ्लैग-व्लैग जो है वो रहने दीजिए और दोबारा एक साथ पाकिस्तान पूरा का पूरा बना देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना। और उससे फ़ायदा ये होगा कि बांग्लादेश का एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है, बांग्लादेश की इकोनॉमी भी अभी तक तो हमसे बेहतर ही है, लेकिन जब से शेख हसीना जो हैं वो गई हैं भारत, तो वहाँ जाके न जाने कौन-कौन से बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने बांग्लादेश के पीछे लगा दिया, जो कह रहे हैं निकालो हमारे पैसे, निकालो हमारे पैसे, निकालो हमारे पैसे, ये हो रहा है। तो आहिस्ता-आहिस्ता मुझे लगता है कि बांग्लादेश की हालत जो है वो पाकिस्तान जैसी ही होने वाली है कि वो फिर पूरी दुनिया में कटोरा लेके, सॉरी, पूरी दुनिया में लोन लेंगे, लोन लेना थोड़ा-थोड़ा इंग्लिश वर्ड है ना, थोड़ा इज़्ज़त लगती है, समझा करें। तो वो जी हम लोन लेंगे या हम डोनेशंस लेंगे या हमारे यहाँ हम कहेंगे कि आके जी आप पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, यही हाल बांग्लादेश का होने वाला है। तो जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात एक जैसे होने वाले हैं, सिचुएशन एक जैसी होने वाली है, तो क्यों ना साथ-साथ ही हो जाएँ और फिर कहें कि जी ये पूरी कंट्री एक ही, जो पैसा आपको मिलेगा आप हमें उसमें से हिस्सा दे दीजिएगा, जो हमें मिलेगा हम उसमें से आपको दिखा के वापस रख लेंगे। हम नहीं देंगे। इस गलतफ़हमी में मत रहिएगा कि हमें कहीं से पैसा मिलेगा और हम उसमें से आपको कुछ दे देंगे। लेकिन ख़ैर, ये बात की बात है, जब पैसा आएगा, जब फंड्स आएँगे, जब कोई हमें लोन देगा, तब हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। यानी कि हम देखेंगे का मतलब है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट देखेगी या हमारे वो लोग देखेंगे जिनके हाथ में ये फंड आता है, तो फिर वो सोचेंगे कि उन्होंने कहाँ पे प्लॉट लेना है, कहाँ पे घर लेना है। हमें क्या, हम तो आम से सिटीज़न हैं जी, हमने तो यहीं पे सुबह से रात तक काम करना है 2 वक़्त की रोटी के लिए। टिश्यू कहाँ है?
अच्छा खैर, मैं आपसे ये कह रही थी कि मैं आपको ये बता रही थी बल्कि कि जी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है अभी तक, यानी कि जो बाइडेन साहब अब तो खैर जाने वाले हैं, आपको पता है कि इलेक्शंस होने वाले हैं और उसके बाद जो बाइडेन जी जो है वो टाटा बाय बाय हो जाएंगे। तो जी उन्होंने कहा है कि जी हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे, हम ईरान के ऊपर मजीद सैंक्शंस लगाएंगे और इस तरह से ईरान को पनिश करेंगे कि ईरान ने कैसे 200 मिसाइल जो है वो चला दिए इसराइल के ऊपर। लेकिन सर थोड़ा सा इसराइल को भी तो कह लीजिए ना, कभी अंदर वहां ईरान में बैठ के बेचारा कौन कौन से उनके हमास के लीडर जाते हैं, कभी उनको उड़ा देते हैं, कभी उनके रूम के अंदर 2-2 महीने पहले बॉम्ब रख देते हैं। 2 मंथ्स पहले बॉम्ब रखा था वो अब जाके फटा। अब अंदाजा लगाइए ईरान के पास जो हथियार हैं, जो बॉम्ब है, वो कितने नाकारा, कितने फजूल हैं कि इसराइल ने वहां पे जो बॉम्ब लगाया था उसके रूम में, वो 2 महीने से लगा हुआ था। पता नहीं टाइम बॉम्ब था, रिमोट कंट्रोल था, कौन सा बॉम्ब था, पेट्रोल बम था, कौन सा बॉम्ब था, लेकिन 2 मंथ्स तक वो बम चला ही नहीं। तो वो तो शुक्र करें 2 महीने के बाद चल गया, वरना मुझे तो शक ही था कि पता नहीं आगे भी चलता कि नहीं। अब जो इन्होंने मिसाइल चलाए उसके लिए भी जो है ये कहा जा रहा है कि इसराइल में कोई नुकसान नहीं हुआ है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इसराइल ने जो है वो 200 बॉम्ब में से 180 से ऊपर जो थे, मतलब 180 नंबर से ऊपर के जो बॉम्ब थे वो तो पहले ही उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और उनके इसराइल के एरिया तक पहुंचे ही नहीं। मुझे नहीं पता है किस किस्म के जो है मिसाइल्स चल रहे हैं, जो चलते हैं और पहुंचते ही नहीं है, कहीं इधर उधर निकल जाते हैं और अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। लेकिन बहरहाल जो ईरान है उसने कहा कि जी हमने जो है वो 200 मिसाइल जो है वो इसराइल की तरफ भेज दिया। अब इसराइल का काम है कि उनको आने दे या रोक ले बाहर। लेकिन ये जरूर है, तरह तरह की सैंक्शंस तो पहले ही ईरान के ऊपर है, ईरान के ऊपर एक नहीं कई सैंक्शंस हैं। और उसको देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि भाई इतनी सैंक्शंस के बाद अगर ईरान उठकर और इसराइल के साथ इस तरह से लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, टक्कर ले रहा है, तो सोचिए अगर सैंक्शंस ना होती तो ईरान ने क्या करना था। लेकिन बहरहाल इस वक्त दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक ग्रुप जो है वो इसराइल के साथ है और दूसरा ग्रुप जो है वो ईरान के साथ है, और दूसरे ग्रुप के अंदर भी 4 ग्रुप बने हुए हैं। और वो ऐसे कि वो शिया सुन्नी वाला फैक्टर आ गया है। सऊदी अरब कह रहा है कि हमें ईरान से कोई लेना देना नहीं जी, चलो निकलो फुटो इधर से। और पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ खामखा खड़ा हुआ है। और वो तो हमारी आदत है, आपको पता है ना कि जहां पंगे हो रहे हो तो वहां हम खड़े होकर तमाशा जरूर देखते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, जब ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन चल रही है तो हम तो उसके साथ खड़े, इसलिए कि गैस पाइपलाइन जो बननी है पाकिस्तान और ईरान के बीच में, जो इसके लिए ईरान ने पाकिस्तान को धमकी भी दे रखी है कि अगर आपने गैस पाइपलाइन के ऊपर काम शुरू ना किया तो हम आपको जी आपके ऊपर फाइन लगा देंगे। और अब पाकिस्तान सोच रहा होगा कि चलो अच्छा इधर हम मिसाइल विसाइल चलाने में लगे रहेंगे तो हमसे फाइन नहीं मांगेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के लोग बड़े ही होशियार हैं, बहुत ही होशियार हैं। और जैसे ही उन्हें फुर्सत मिली ना मिसाइल चलाने से, तो ये मैं पाकिस्तान के लोगों से कह रही हूँ, तो फौरन ही आ जाएंगे और कहेंगे या तो पाइपलाइन बनाओ या फिर हमारे जो है वो हमें फाइन जो तुम्हारे ऊपर लगा है, जो कि बहुत लंबा चौड़ा फाइन है, इतने डॉलर तो हमने कभी एक साथ देखे भी नहीं है जितना फाइन उन्होंने लगा दिया है। तो उन्होंने ये कहा है कि वो फाइन हमें देना पड़ेगा। और देना पड़ेगा मगर हम कहाँ से देंगे, हमारे पास तो डॉलर ही नहीं है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो इसलिए हम बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। ईरान ने हमारे साथ जो करना है कर ले, हमें जितना फाइन लगाना है लगा दे, इसलिए कि भाई फाइन तो तभी पे होगा ना जब हमारे पास पैसा होगा। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम ईरान को वो फाइन कैसे देंगे। ईरान को भी सोचना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये ईरान के लोग जो है ये अपना दिमाग क्यों इस्तेमाल नहीं करते। एक तो बगैर देखे बगैर चेक किए अपने मिसाइल छोड़ देते हैं इसराइल के ऊपर, और वो जाकर इसराइल वाले जो है उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं देते, रास्ते में ही उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो भाई कोई इस तरह से भेजने चाहिए, और भेज के बताया थोड़ी जाता है। आप लोग भी अजीब है, अनाउंस कर देते हैं हमने जी 200 मिसाइल जो है ना इसराइल की तरफ भेज दी है। अब वो बेचारे चलते चलते वो मिसाइल वहां तक जब पहुंचते हैं तो पता लगता है कि इसराइल को खबर हो जाती है और इसराइल जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। भाई मिसाइल भेज के चुप करके बैठा करे ना, वहां पहुंच जाएंगे मिसाइल तो उनको अपने आप ही पता लग जाएगा जब फटाक 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 फटेंगे तो। लेकिन पहले से बताने की क्या जरूरत है। लेकिन खैर हम उसके ऊपर बहस नहीं कर रहे। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ईरान जो है उसके साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान तो चाइना के साथ भी खड़ा हुआ है, पाकिस्तान तो जो भारत के पास कश्मीर है उसके साथ भी खड़ा हुआ है। अगर नहीं खड़ा हो रहा तो बलूचिस्तान के साथ नहीं खड़ा हो रहा, केपीके वालों के साथ खड़ा नहीं हो रहा। वो क्या है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। ये तो घर के ही लोग हैं ना, इनके साथ क्या खड़ा होना। ठीक है अगर ये शोर कर रहे हैं, अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम है तो हुआ करे, अपने ही लोग है ना।
खुद ही रो धो के बैठ जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी और कंट्री वालों के साथ खड़े हो जाएंगे जिनको अगर प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं भी है, जो हमें कह रहे हैं खड़े हो या जो हमें कह रहे हैं ना खड़े हो या जो हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहे, हमें कह रहे हैं हमारा खड़ा होना बैठना लेटना उनके लिए एक ही जैसा है, लेकिन हम उनके साथ अगर हम खड़े रहेंगे तो इंटरनेशनल न्यूज बनेगी और कहेंगे जी पाकिस्तान ने जाकर जी ईरान का साथ दिया, पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान जो है फलस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है। वैसे पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ नहीं है, इसलिए कि वहां से फलस्तीन से ना इजराइल का डिस्टेंस बहुत कम है, तो इस वजह से वहां पे आपको पता है किसी वक्त भी जो है वो आप जानते हैं ना कि एकदम ही मतलब कुछ फट फूट सकता है, तो इसलिए हम यहीं से बैठे बैठे उनके साथ खड़े, तो सॉरी यहीं से क्या बोलना चाहिए, खैर जो भी समझ लीजिए आपके, हम उनके साथ खड़े हैं, वैसे हम बैठे हुए मगर हम उनके साथ खड़े हुए, ठीक है ना। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में चल रहा है। और जो बाइडेन जी की मैं बात कर रही थी, जो बाइडेन जी, वैसे हम लोग देसी लोग भी अजीब, जो बाइडेन के साथ भी जी लगा दिया। खैर तो जो बाइडेन ने कहा है, प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, अभी तक उन्होंने ये कहा है कि जी हम सैंक्शंस लगा देंगे, मजीद सैंक्शंस लगा देंगे ईरान के ऊपर, और उससे ईरान वालों का कहना ये लगा दो जी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, पहले इतनी सैंक्शंस लगाई हमने, उसके बाद जो है सबकी ईंट से ईंट बजा रखी है हमने, उसके बाद भी हंगामा शुरू कर रखा है, और सैंक्शन लगा दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो अब देखते हैं जी और सैंक्शन लगने के बाद क्या होता है। लेकिन खैर हम थोड़ा वापस आते हैं अपनी कंट्री में, पाकिस्तान में। जी हाँ, पाकिस्तान में आते हैं, और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जी आए हुए हैं जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक, किस चीज के डॉक्टर है पता नहीं, खैर डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं जी वो पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। और हुआ ये कि यहाँ पर स्वीट होम के नाम से एक कह लीजिए कि यतीम खाना है, वहां पर वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, वो बच्चे वहां पर रहते हैं, तो उनके लिए एक इवेंट रखा गया कि ये जाकिर नाइक जो है, बार बार लोग मुझे टोकते हैं आप डॉक्टर क्यों बोलती हैं, तो जी इनको बुलाया गया और कहा गया कि इन बच्चियों को, यानी बच्चों और बच्चियों को जो है आपने अवार्ड्स देने हैं, जो उन्होंने जाहिर है पूरा साल जो उन बच्चों ने वहां पे काम किया होगा, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए अवार्ड देना है। अब जी ये जाकिर नाइक साहब वहां पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद इन्होंने किया ये वीडियो बड़ी इजीली आपको अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं। ये वहां पे पहुंची और उसके बाद इन्होंने जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी या बच्चियां थी उनको अवार्ड देने से मना कर दिया। उनका कहना ये था कि जी हम इनको हाथ नहीं लगा सकते, तो सर आपने अवार्ड ऐसे देना था ना, कोई झप्पियां थोड़ी डालनी थी। लेकिन खैर उन्होंने कहा कि जी हम इनको अवार्ड नहीं दे सकते और ना ही हम इनको अपनी बेटी कह सकते हैं, इसलिए कि ये भी हराम है, यानी कि बच्चियों को अवार्ड देना भी हराम है और बच्चियों को बेटी कहना या अपनी बेटी बोलना या उनके ऊपर जैसे कहते हैं कि शफकत से उनके सर पे हाथ रखना और कहना कि जी हमारी बच्चियां हैं, ये कहना भी हराम है। अब वो तो सब ठीक है, लेकिन जब ये बैठे टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू देने जहां पर फीमेल टीवी एंकर्स थी, तो वहां पे इनको ख्याल नहीं आया कि किसी नामहरम के साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और एक एक घंटे उनके साथ बातें कर रहे हैं, तब वो महरम और ना महरम वाली नौटंकी कहाँ गई पता नहीं। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में पहले ही ड्रामेबाज लोगों की कमी नहीं थी और अब ये भी आ गए हैं, और सुना ये है कि तकरीबन एक मंथ, पूरा एक मंथ जो है वो ये पाकिस्तान में रहने वाले, यानी कि सरकारी जो है रोटियां वो तोड़ने वाले, पाकिस्तान की सरकार से रोटियां तोड़ने वाले। साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी डर बड़ा लग रहा है, तो इसलिए इनकी सिक्योरिटी का भी खास इंतजाम किया जाए। वैसे मैं जाकिर नाइक साहब आपको एक बात बता दूं, हमारे यहाँ जो है ना सिक्योरिटी गार्ड ही उड़ा देता है, देख लिए आप, देख लिया उनको, वो क्या थे वो सलमान तासीर साहब को, सलमान तासीर साहब की जो गार्ड था मुमताज कादरी, उसने ही उनको गोली मारी थी ना। तो इसलिए हमारे यहाँ जो आप सिक्योरिटी मांग रहे हैं ना, तो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना उन पे भी ज्यादा भरोसा मत किएगा, अपने बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट पहन के और जो कुछ कर सकते हैं ना वो करके जो है घुमा कीजिए यहाँ पर, इसलिए कि कब कौन कहाँ से निकल कर झप्पी डाल दे आपको और फिर पहुंचा दे उधर, आप जानते हैं ना कहाँ, 72 याद है ना, कि ज्यादा है पता नहीं, 72 ही है मेरे ख्याल है। खैर कोई बात नहीं, नहीं नहीं आप हिफाजत से रहिए और आई विश कि आप 28 तारीख तक अक्टूबर की यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप जो है यहाँ पे रहिए। लेकिन ये जरूर है कि जिनका पहले से धंधा चल रहा है यहाँ पे, उनके धंधे में बिल्कुल जो है ना टांग मत अड़ाइएगा। आपको पता है ना पाकिस्तान में तो रिलीजन एक बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल होता है और लोग बड़ा कमाते हैं। ये और बात है कि वो जो हमारे मौलाना साहब थे मुफ्ती तारिक मसूद, वो जो हर वक्त कहते रहते थे कि जी दूसरे रिलीजन के लोग गलत हैं, वो जो बताते रहते थे कि जी मुसलमान जो है वही सबसे अच्छे हैं, तो वो जी इन मुसलमानों से बचकर और उसके बाद काफिरों की कंट्री कनाडा में जाकर बैठ गए और कहते हैं कि मुझे इस उम्मा से बचा लो।
जी हाँ, उन्होंने जो वीडियो बनाई थी या जो बातें की थी उन्होंने, उसके बाद उनके ऊपर भी फतवे जारी हो गए थे। तो अब वो कनाडा चले गए हैं और वहाँ से वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। हालाँकि उनको बहादुरी दिखानी चाहिए थी, वापस आना चाहिए था और उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी की हुई बातें जो हैं और उन्हीं जैसे लोगों की कही हुई बातें अब उन्हीं के अपने गले पड़ने लगी हैं। यहाँ पे फिर वही हेनरी क्लिंटन जो है उनकी हेनरी क्लिंटन साहिबा की बात जो है फिर मुझे यहाँ पे याद आ रही है कि आप अपने बैकयार्ड में साँप पालेंगे तो वो आप ही को डसेंगे। जी हाँ, तो अब इससे पहले कि मैं यहाँ नागन डांस शुरू कर दूँ, मैं अगली न्यूज़ की तरफ चलती हूँ और वो है जी आपके फ़ेवरेट, जी हाँ, ज़ैद आमिर साहब की। ज़ैद आमिर साहब का कहना ये है कि ईरान पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट नहीं है, हम उसकी हालत गज़ा जैसी कर सकते हैं। मतलब हर जगह जा कर ना हमें छेड़खानी करनी ज़रूरी है। अब ईरान हमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं कह रहा है, वो सिर्फ़ हमसे कह रहा है पाइपलाइन पे काम कर लीजिए, नहीं तो हमारा फ़ाइन के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन अब ज़ैद आमिर साहब उठे हैं और इन्होंने आकर ये बात कर दी है। लेकिन ख़ैर ज़ैद आमिर साहब की इस किस्म की बातों से मेरा ख़्याल है ईरान को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि गज़ा की जैसी हालत कर देंगे, ये पहले तो ख़ैर ग़ज़वा-ए हिंद के लिए भी निकल पड़ते हैं और अब ये ईरान से भी पंगे ले रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान अपने नेबर्स के साथ आराम से क्यों नहीं रहता। मतलब चाइना को छोड़ दीजिए, चाइना को तो हमने और तरह से डसा है ना, चाइना की तो हमने इकोनॉमी की ऐसी तैसी कर दी है, उनके बैंक वैंक्स मैंने सुना है खाली हो गए हैं और यहाँ पे सीपीईसी एक जो कि बन के ही नहीं दे रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ भी टेंशन है हमारी, उसके बाद ईरान के साथ भी हम धमकियाँ देते रहते हैं और भारत को तो ख़ैर हम समझते हैं सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट के फौरन बाद हमने एक स्टेटमेंट जो है वो भारत के खिलाफ देनी होती है और उसके अगर हम ना देना तो पूरे दिन हमारे मिनिस्टर्स की और हमारे जितने लोग हैं जो मुल्क चलाते हैं उनकी तबीयत खराब रहती है, तो वो फिर हजमूला-वजमूला उनको खानी पड़ जाती है। तो इसलिए वो कहते हैं सबसे पहले तो जी भारत को थोड़ी-सी आँखें दिखा लें और उसके बाद जब भारत आँखें दिखाते हैं और जब भारत पलट के आँखें दिखाता है तो हम कहते हैं हम तो मज़ाक कर रहे थे, आप तो दिल पे ले गए। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, लेकिन आजकल हमारे यहाँ जो इंडियन पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं और वो है उनके डिफेंस मिनिस्टर। जी हाँ, आप लोग जानते हैं राजनाथ सिंह साहब ने जो गोल्डन वर्ड्स बोले कुछ दिन पहले कि जी हम तो आईएमएफ से भी ज़्यादा बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को दे सकते हैं। आई विश कि उनकी बात सच हो जाए। कभी-कभी कहते हैं मेरी मदर कहा करती थी मुँह से बात जो है ना वो सोच समझ के निकाला करो, कभी-कभी पूरी हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि जो कुछ राजनाथ सिंह साहब ने कहा है वो पूरा हो जाए और एक दिन ऐसा भी आए और हम देखें कि पाकिस्तान को जो है भारत से आईएमएफ से भी ज़्यादा पैसा जो है वो भारत हमें दे रहा है और ज़ाहिर है उसके बाद जो है वो हम वाह, 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 वाह प्रोडक्शन बन जाएँगे और हम सिर्फ़ और सिर्फ़ तारीफ़ करेंगे भारत की। लेकिन ख़ैर चलते-चलते मैं आप लोगों को मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ और नवरात्रि का इवेंट शुरू हो चुका है। नवरात्रि के फेस्टिवल की सबको बहुत-बहुत मुबारकबाद और आई विश कि ये नवरात्रि जो है वो सबके लिए बहुत बरकत लेके आए, बहुत खुशियाँ मिलें सबको और जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में वो ख़त्म हो जाएँ, नहीं तो कम तो हो ही जाएँ और इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये नवरात्रि जो है उस पे सब लोगों को जो है वो विश भी करना चाहिए, दुआ भी पढ़नी चाहिए और मेरा ख़्याल है इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें डांडिया खेली जाती है, तो वो डांडिया तो ख़ैर मैं नहीं खेल पाऊँगी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये 9 दिन की होती है। अगर मैं गलत बता रही हूँ तो आप लोग मेरी करेक्शन कर सकते हैं। 9 दिन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और कहा ये जाता है कि जी इसमें जो है वो ड्राई भी बोला जाता है। मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि ड्राई होता है मतलब कोई अल्कोहल नहीं और नॉन वेज नहीं खाते और इसी तरह की कई चीज़ें मुझे बताई गई हैं और जैसा आप लोग जानते हैं मैं तो हर रिलीजन के फेस्टिवल को मनाती हूँ। तो बिल्कुल नवरात्रि के लिए भी आप सभी के लिए शुभकामनाएँ, आप सबके लिए मुबारकबाद और आई विश कि सबके लिए सब कुछ अच्छा-अच्छा हो और हम एक-दूसरे को तकलीफ देना, एक-दूसरे को हर्ट करना बंद कर दें। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।